गवर्नमेंट समझ रही है, लोगों को ये तासर दे रही है कि हमने कुछ ठीक कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या नौकरियां ज्यादा हो गई, क्या तनख्वाहें ज्यादा हो गई, क्या कीमतें कम हो गई, क्या तेल सस्ता हो गया, क्या बिजली सस्ती हो गई, क्या गैस सस्ती हो गई? आंसर इज नो। वजीर आजम साहब जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो चीज महंगी हो जाती है। जिस दिन हुकूमत ने तेल की कीमतें कम करने का ऐलान किया उसी दिन तेल मार्केट से गायब हो गया। जिस दिन तेल की कीमतें बढ़ाई गई 2 घंटे बाद हर पेट्रोल पंप पे तेल था। ये वजीर इनके चीख चीख के लोगों की इज्जतें उछालते हैं, उनको हमने पेंशनें बढ़ाई। ये तो पेंशनें खत्म करने के चक्करों में ना। आज थानों में, कचहरी में, हर जगह पे करप्शन के रेट बढ़ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या इस तरह हुकूमत चलेगी? 200 अरब आपने लाना था और ला के 100 अरब लोगों के जो कर्जे थे उस पे मुंह पे मारने थे और 100 अरब से लहरें बहरें करानी थी मुल्क में। $1 लाए हो, एक कीता कीजिए कि हुण तक 2 साल में कीता कीजिए। ये हुकूमत फेल हो गई है, हर सेक्टर में फेल हो गई है, लिहाजा इसका जाना जरूरी है। पोस्ट कोरोना थोड़े से सांस लेने का मौका मिला और उन्होंने इसको ये महसूस कराया कि जिस तरह ये उनकी बड़ी कामयाबी है और शायद मुल्क के सब, जिस तरह कोरोना में बेहतरी आई हर तरफ बेहतरी आ गई है, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की जिंदगी में बेहतरी तब आती महसूस होती है जब उनको अपनी जिंदगी में डे टू डे लाइफ में रिलीफ मिल जाए। अगर अशियाए खुर्दोनोश सस्ती हो जाएंगी, अगर बिजली गैस तेल सस्ता हो जाएगा, अगर लोगों को इनकम बढ़ जाएगी, कारोबारों में बेहतरी आ जाएगी, स्टेट की रियासत की स्पेंडिंग्स बढ़ जाएंगी, कारोबारी हालात बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जिसके नतीजे में हमारी सनत चलेगी, हमारी ज़राअत में बेहतरी आएगी, तो नेचुरली लोग उसको रिलीफ महसूस करेंगे। कारोबार जरा चलने शुरू हुए हैं, तो कारोबार अभी 6 महीने पहले वाली पोजीशन पे नहीं आ रहे। आपकी एक्सपोर्ट्स वहां नहीं पहुंच रही, आपकी ज़राअत वहां नहीं पहुंच रही, लेकिन आज से 4 महीने पहले से बेहतर हुआ। यानी कोरोना के पीक दौर में जब मार्केटें बंद थी, बाजार बंद थे, कारोबार बंद थे, उस वक्त से आज बेहतर सूरत हाल है। उसको गवर्नमेंट समझ रही है, लोगों को ये तासर दे रही है कि हमने कुछ ठीक कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। क्या नौकरियां ज्यादा हो गई, क्या तनख्वाहें ज्यादा हो गई, क्या कीमतें कम हो गई, क्या तेल सस्ता हो गया, क्या बिजली सस्ती हो गई, क्या गैस सस्ती हो गई? आंसर इज नो। क्या किया इन्होंने? सबसे बड़ा कमाल ये है, वजीर आजम साहब जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो चीज महंगी हो जाती है। अद्वियात की कीमतें बढ़ी, वजीर आजम ने नोटिस लिया, वो और बढ़ गई। आज तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं। आटे की कीमतें बढ़ी, वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया, वो कीमतें और आसमान पर चली गई, उसका किसी ने नोटिस नहीं लिया, कुछ नहीं हुआ। चीनी की कीमतें 77 रुपए हुई, वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, आज 110 रुपए बिक रही है। ना नोटिस वालों को कोई पूछ रहा है, ना आज वालों को कोई पूछ रहा है क्यों बढ़ गई तेल की कीमतें। यानी हैरान कुन बात है, तेल की कीमतें कम की गई, हर जनत और कम की गई, अवाम को रिलीफ देने के नारे लगाए गए कि हमने देखे जी रिकॉर्ड कमी कर दी। जिस दिन हुकूमत ने तेल की कीमतें कम करने का ऐलान किया उसी दिन तेल मार्केट से गायब हो गया। और फिर लोगों को तेल नायाब था। जिस दिन तक तेल सस्ता होने के दावे करते रहे, तेल नहीं मिल रहा था। हुकूमत ने नोटिस ले लिया, वजीर आजम साहब ने, तेल की कीमतें चढ़ गई। जिस दिन तेल की कीमतें बढ़ाई गई 2 घंटे बाद हर पेट्रोल पंप पे तेल था। एकदम मार्केट से किल्लत दूर हो गई। बंदा पूछे भाई अगर मार्केट में किल्लत आ गई थी तो फिर कराची से या बाकी जो डेपोस है वहां से पेट्रोल पंपों पे जाने में तेल को टाइम लगना था ना, कोई 2 दिन ही लग जाते। तो ये सारे की सारी जो सूरत हाल है, ये गवर्नमेंट की वाज़ेह तौर पे नालायकी और नाकामियों का मुंह बोलता सबूत है। जरा साबका हुकूमतें खजाने को खराब कर गई, हमें बहुत कर्जे लेके दे गई, कर्जा बहुत चढ़ गया है और अब हम कर्जा अदा कर रहे हैं। कहते हैं कि हमने 5000 अरब का कर्जा वापस किया है। क्या होगा ये नहीं बताते लिया कितना। पाकिस्तान के कर्जे में कोई 12,000 अरब का इजाफा हुआ। 5,000 अरब तो आपने अदा कर दिए, वो 7,000 अरब किधर गए? डेवलपमेंट नहीं हो रही, सड़कें हमारी टूटी हुई हैं। ये वजीर इनके चीख चीख के लोगों की इज्जतें उछालते हैं, उनको तौहीन तो करते हैं चीखे। ये आपके सामने जीटी रोड है, इसका क्या हाल है? हमारी इलाकाई सड़कों का क्या हाल है? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा भाई, डेवलपमेंट भी नहीं हो रही, कर्जा भी बढ़ रहा है। हमारे दौर में कर्जा बढ़ा 6,000 अरब। हमारे दौर में हमने $160 बैरल पे, $155 बैरल पे तेल खरीदा, लेकिन तेल की कीमतें आज इतनी नहीं थी। हमने सब्सिडियां दी, हमने तनख्वाहें बढ़ाई 125%, 135%। हमने पेंशनें बढ़ाई, ये तो पेंशनें खत्म करने के चक्रों में है ना। हमने पेंशनें बढ़ाई, हमने नौकरियां दी, हमने पाकिस्तान के मजदूरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आज ये एहसास प्रोग्राम, जो मर्जी कहते रहो, उसका नाम जो मर्जी रखते रहो। वो ख्वाब जो इस मुल्क के आम आदमी, गरीब आदमी के लिए पीपल्स पार्टी की कायद देखा करती थी, तुम उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। आज भी उसके ख्वाबों के गिर्द घूम रहे हो, उसके नाम बदलते रहो, ओके, नथिंग रॉन्ग। तो उसमें पैसे दिए। आज ये तो बताएं, आपने 2 साल में पाकिस्तान के कर्जे में 12,000 अरब का इजाफा किया है, रिलीफ कौन सा दिया? ये कहते थे हम आएंगे, तेल के ऊपर टैक्स खत्म कर देंगे, तेल सस्ता हो जाएगा। असद उमर साहब जो उनके अफलातून है, वैसे अफलातून कहना तो ही है, अफलातून की, अफलातून बहुत बड़े आदमी थे, जो इनके बूझ बुझक्कड़ है, जो इनके मुआशी बूझ बुझक्कड़ है,
वो फरमाते थे कि मैं तेल के ऊपर से, बिजली के ऊपर से जो टैक्स है वो ख़त्म कर दूंगा और ये सस्ते हो जाएंगे। आज वो बूझ बुझाकर प्लानिंग का वजीर है, समझ नहीं आ रही कहाँ गया वो। और फिर ये भी समझने की बात है, अच्छा फर्ज कर एक लम्हे के लिए ये बात वजीर आज़म साहब की मान लें कि हमारे दौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दौर में कार्टल्स बने और उन कार्टल्स ने लूटा हुआ इस मुल्क को और तबाही फेर दिया इस मुल्क में। चले, अब वजीर आज़म साहब कह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो कुछ होनी चाहिए ना। कार्टल हमारे दौर में बने, तनख्वाहें हमारे दौर में बढ़ी, बिजली हमारे दौर में सस्ती, गैस हमारे दौर में सस्ती, चीनी हमारे दौर में सस्ती, कार्टल हमारे दौर में, लूट मार हमारे दौर में हो रही है। ये ऑनेस्ट दौर आ गया है, कार्टल को तोड़ रहे हैं, कमीशन बन रहे हैं और अशिया की कीमत बढ़ रही है। समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। यानी गाली देनी है दूसरे को, ओ भाई गाली के बाद जो बात कह रहे हो वो भी तो देखो, उसको डीकंस्ट्रक्ट करके देखो कह क्या रहे हो, तुम्हारी बात में कितनी सदाकत है। तो ये झूठ के मलम में कितने दिन बिकेंगे। हमें अफसोस है कि इस वक्त मुल्क के हालात बड़े खराब होते जा रहे हैं। इस हुकूमत ने कहा था जी हम आएंगे, चीनी गैस बिजली सस्ती, हम प्रोटोकॉल का खात्मा कर देंगे, मुल्क में लाइनों में लग के लोग टैक्स दिया करेंगे। ये तो बड़े खराब लोग हैं, इनको तो लोग टैक्स ही नहीं देते जी। आज जो 18वीं तरमीम और NFC के ऊपर के जरिए इस मुल्क के फेडरेशन से खेलने की कोशिश की जा रही है, उसकी वजह क्या है? कहते हैं वफाक के पास पैसे नहीं। जितने पैसे मुस्लिम लीग की हुकूमत ने 2018 में इकट्ठे किए थे टैक्स, इस हुकूमत से आज उतने टैक्स इकट्ठे नहीं हो रहे। ये कहते थे कि हम तो 8000 अरब इकट्ठा करेंगे, 4000 अरब को टच नहीं कर सकते, यानी 50% भी नहीं हो सका। जो पहले सूरत हाल थी वो खराब हो गई। कहते थे हम आएंगे, करप्शन का खात्मा हो जाएगा। आज अफसोसनाक सूरत हाल है। आप साफी है, मेरी बात को रोक दीजिए यही अगर मैं गलत कह रहा हूँ। आज थानों में, कचहरी में, हर जगह पे करप्शन के रेट बढ़ गए, कोई पूछने वाला नहीं है। पंजाब जैसा सूबा बुज़दार साहब जैसे बंदे के हवाले है, जिसको ना कोई तजर्बा है, ना कोई फहम है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना कोई विजन है, सिर्फ किसी की ख्वाहिश है। किसी ने फाल निकाली तो नाम निकल आया कि उस्मान आना चाहिए, उस्मान बुज़दार आ गया। क्या इस तरह हुकूमत चलेगी? जितने वादे, फिर ये था कि चले जी ये तो कुछ पैसे चाहिए थे, फलां करना था, कानून साजी करनी थी, कानून बना नहीं सके। ये जो कहते हैं ना 31 कानून पास हुए, उन 31 कवानीन में बहुत सारे वो कानून हैं जो माली कवानीन है, यानी बजट के रिलेटेड है। वो अगर बजट अपोजिशन रोक देती तो मुल्क के अंदर आज को हराम होता। फिर ये फैटफ के कवानीन जो मुल्क की जरूरत है, अवाम की फलाह के लिए, वो कौन से कवानीन है जिन्होंने बनाए हैं? ये टोटल 3 या 4 कानून अब तक बना सके। सो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब हम कहते हैं कि जनाब आप तो प्रोग्राम लेके आए थे, बाकी प्रोग्राम तो आप नाफज नहीं कर सके। सबसे बड़ा प्रोग्राम इनका था कि जी हम एहतसाब करें। हम पूछते हैं क्या एहतसाब? जितने लोगों को 2 साल में आपने पकड़ा, किसको अदालत ने सजा दी है? नैब की अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतें हैं ना। और अदालतें हमारे हक में जरा कम ही थोड़ा हाथ भारी रखते हैं हमारे लिए, लेकिन इसके बावजूद ठीक है, हम अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालतों ने क्या कहा? अदालतें हर केस में अपने कमेंट्स दे चुकी हैं। वो कहते हैं ना इनके पास कोई केस है ना कोई सबूत है। किधर गए आपके वो सबूत? खान साहब आप तो कहते थे कि आपने 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, उसका रिकॉर्ड पकड़ लिया। शहजाद अकबर साहब ने सारा कुछ डिटेक्ट कर लिया है। 200 अरब आपने लाना था और ला के 100 अरब लोगों के जो कर्जे थे उस पर मुंह पे मारने थे और 100 अरब से लहरें बहरें करानी थी मुल्क में। $1 लाए हो, एक डॉलर सिर्फ नहीं, कोई एक सेक्शन, मैं ज्यादा सेक्शंस की बात नहीं कर रहा, कोई एक जिसमें मिसाल दे दें कि हमने इस सेक्शन में बेहतरी की या बेहतरी की तरफ चले। आंसर इज नो। सिवाय इसके कि माजी में ऐसा होता रहा, ये हुकूमतें खा गई, इन्होंने बर्बाद कर दिया, खजाना खाली कर दिया, फलान कर दिया। ओ भाई हमारे दौर में अवाम आज के हालात से, वो हम नहीं कहते उस दौर में सब खुशहाली थी, नो, लेकिन आज के हालात से लोगों की जिंदगी बेहतर थी। आज भी करप्शन के अंबार हैं, जो लोगों की जिंदगी है उसको वही गुजर रही। क्या आप मुझे कोई डिपार्टमेंट बता सकते हैं जहां ठेके ऑनेस्टली चल रहे हो? कोई डिपार्टमेंट जिसमें करप्शन ना हो रही हो, रेट बढ़ ना गए हो? नहीं बता सकते। लेकिन ये कहते हैं सब अच्छा है। फिर इन्होंने एक और कहा कि जी कानून साजी हम इसलिए नहीं कर सके कि जो अपोजिशन वाले हैं ना, ये अपने लिए एनआरओ मांगते और ये ब्लैकमेल करते। और दिलचस्प बात यह है कि बजट के मौके पे कहा गया कि जी ये बजट में ब्लैकमेल करते हैं और बजट पास हो गया, हम ब्लैकमेल करते हैं। फिर कहा गया जी फैटफ का कानून आया, इन्होंने लिंक कर दिया है, ये नैब के कवानीन में खात्मा चाहते हैं, ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये अपने लीडरों के लिए रिलीफ मांगते हैं, एनआरओ चाहते हैं। कमाल है, हम ब्लैकमेल कर रहे हैं और फैटफ के कवानीन जो हैं वो कौमी असम्बली से भी पास हो गए, सेनेट से भी पास हो। ओ भाई अगर अपोजिशन चाहती तो वो कवानीन कौमी असम्बली थे तो आप पास करा पाते, लेकिन सेनेट से तो पास नहीं हो सकते थे। तो फिर वो कौन सी ब्लैकमेलिंग है कि अपोजिशन ब्लैकमेल भी कर रही है और बिल भी पास हो रहे हैं? हमने पहले दिन कहा था कि फैटफ के कवानीन के जरिए हुकूमत कुछ ऐसे कवानीन बनाना चाहती है जिससे अपना इख्तियार और बढ़ा के एक सुपरा नैब से भी ज्यादा सख्त कवानीन बना के अपने हाथ में एक बाजू मरोड़ने का तरीका रखना चाहती है। लिहाजा जब वो खत्म हो जाएंगे तो जो फैटफ वाले पाकिस्तान से मांग रहे हैं
वो पाकिस्तान की कौमी जरूरत है, वो बिल हम पास करेंगे। ये बात बिलावल साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से और शहबाज शरीफ साहब से जिस दिन लाहौर में मुलाकात की, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बात कही। वो अपोजिशन भी कहती है, वो वोट भी देती है। भाई किसको वोट देते हैं ये तो देखो। क्या अगर फेटअप के कानून मीडिया हम अपोजिशन वाले पास ना करते तो आज मुल्क कहाँ खड़ा होता, ब्लैक लिस्ट हो जाता। फिर आप हमें क्या कहते, फिर मुल्क के हालात क्या होते। तो हम, और सुना है कि कल हमारे वजीर साहब ने इंफॉर्मेशन, उन्होंने कोई अपोजिशन के जो डिमांड थी नैब कवानीन में तरामीम की, वो कोई पब्लिक की। पहली बात तो ये बदयांती, आपके साथ मशावरत हो रही है, जब तक मशावरत का कोई कानून बन नहीं जाता, उसकी कोई प्रपोजल सामने नहीं आती, आप पाबंद हैं कि आप उसको पब्लिक नहीं कर सकते। आपने पब्लिक करके आज आपने अपोजिशन की ये तजावीज दी, कल कोई और तजावीज हो सकती है, बड़ी सेंसिटिव इश्यूज के ऊपर हो सकती है, डिवाइडेड ओपिनियन हो सकते हैं। कल आप वो कौम के सामने रख दें। हमारे मुल्क के अंदर मजहबी हम आहंगी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बर्दाश्त नहीं है, मसलकी बर्दाश्त नहीं है, उससे कुछ भी हो सकता है। आपने बदयांती का मुजाहरा किया, लेकिन उसमें किया क्या, हम क्या कह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरा कौम के सामने ये रखें कि हम चाह क्या रहे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों में 2-3 फैसले दिए, उन फैसलों में वाज़े तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट नहीं किया, जजमेंट्स दिए, फैसले लिखे हैं कि नैब सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है। ये बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कहती थी, ये बात पीपल्स पार्टी कहती रही है, आज भी कहती है। ये बाजू मरोड़ के वफादारियां तब्दील करा के हुकूमतें गिराते और बनाते हैं। ये बात हम कहते थे, हमारे पैट्रियट बनाए गए, इस दौर में भी हमारे लोग तोड़े गए, उससे पहले भी हमारे लोग तोड़े गए। जनरल हमीद गुल की गुफ्तगू मौजूद है, असलम बेग साहब का सुप्रीम कोर्ट के अंदर बयान मौजूद है, कोई छुपी हुई बातें नहीं है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने खुल के कह दिया। हम मुतालबा ये कर रहे हैं इनसे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं जजमेंट में, और फिर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने, उन्होंने भी नैब के ऊपर अपनी कुछ सिफारिशात दी, उन सिफारिशात को सामने रखें, और जो जनरल डिबेट है उसको सामने रखते हुए नैब कवानीन में जो गलतियां, खराबियां, मुखालफिन के गले दबाना, उनकी आवाज़ें दबाना, मीडिया की आवाज़ दबाना, ये जो आपके पास एक टूल है, इसको ख़त्म करें और इसको एक मजबूत और इत्तेफाक राय से कानून लेके आए। आइए आप प्रपोजल तो दें मौजूदा कानून को, यानी वो कानून कमर ज़मान को पकड़े तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब बुज़दार साहब को बुलाया गया, हालांकि बुज़दार साहब के बुलाने पे मैं मोतरज़ हूँ, हर बंदे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर फर्द कोई कितना बड़ा है कितना छोटा है अकाउंटेबल है। लेकिन एक सूबे का वजीर आला, सबसे बड़े सूबे का वजीर आला, मैं उनका मुखालिफ हूं, उनकी हुकूमत गिराने के चक्कर में कोशिश में हूं, लेकिन ये बात तयशुदा है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को एक ग्रेड 17-18 का अफसर बुला के एक शिकायत पे 2 घंटे बिठाए और उसके बाद एक सवालनामा थमा दे कि ये सवालनामा जवाब दे दीजिए, उसके तरीकाकार पे हमें एतराज। आप चुप करके ढोल बजाने की जरूरत नहीं है कि बुज़दार साहब को बुला लिया, फलां को। वो मरियम बीबी उस दिन पेश हुई तो अगले दिन बुज़दार साहब को बुला लिया, चले जी रौला हो गया जी, हमारे चीफ मिनिस्टर पेश हो सकते हैं, तो ये क्या है। हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब का ऐलान करने की जरूरत नहीं थी, उनके दफ्तर में टाइम लेके नैब की टीम जाके उनसे सवाल करती और सवालनामा उनको देती। अगर वो कोऑपरेट नहीं करते तो उनको बुलाते, और अगर वो कोऑपरेट करते तो उनका रेफरेंस भेज देते अगर उनके ख्याल में वो गलत थे, अदालत फैसला कर देती। जब तक किसी चीफ मिनिस्टर सिटिंग ऑफिस के खिलाफ आपके पास कोई सबूत ना हो, आपको ये इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन वजीर आजम साहब ने कहा देखें जी, बुज़दार साहब को बड़ा गलत किया जी, बड़ी तौहीन कर दी। बुज़दार साहब को बुलाया जाए तो तौहीन है, मुराद अली शाह को बुलाया जाए तो तौहीन नहीं है। यानी ये भी अजीब बात है ना, हम दोनों की मजम्मत कर रहे हैं। खान साहब को एक बुरा लगता है तो खान साहब खुद फरमाते हैं कि नैब का रोल ठीक नहीं है, तो हम कहते हैं कि जनाब नैब के रोल को ठीक कर दो। कहते हैं ये एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ मांगते हैं, एनआरओ मांगते हैं। तो भाई हम कोई एनआरओ नहीं मांगते, हम कहते हैं कि वो आपकी कमिश्नरों की रिपोर्टें किधर गई निकाल के सामने तो रखें। और ये आजकल जो उन्होंने ड्रामा शुरू किया हुआ है, जब कभी ये फंस जाते हैं ना, जब कोरोना बड़े जोर पे था, गवर्नमेंट की नालायकियां यहाँ हो रही थी, तो आपको याद होगा सिंथिया रिची नामी एक खातून थी, वो अचानक कहीं से नमूदार हुई और उन्होंने बहुत सारे लोगों पे इल्जाम लगा दिए। पता चला जी पाकिस्तान में तूफान आ गया, वो सारी डिबेट ही उधर चली गई, पूरा हफ्ता उसी पे डिबेट हो रहा है, फिर अचानक कहीं गायब हो गई। भाई अब क्या वो इखलाकी तकाजे नहीं रहे? फिर वो काम खत्म हुआ तो उज़ैर बलोच का कोई 5 साल पुराना केस निकल आया, पता चला जी पाकिस्तान की कौमी सलामती दाव पे लग गई है, रिस्क आ गया बहुत बड़ा। अरे भाई वो तो 5 साल पहले हुआ था, 5 साल पहले की फुटेज मौजूद थी, उसके ऊपर प्रोग्राम हो चुके थे, वो 10-12 दिन उस पर बड़ी ड्रम बीटिंग हुई, सारी डिबेट उधर ले गए, डिफ्लेक्ट किया गया। आजकल एक नई डिफ्लेक्शन है, आजकल मीडिया के अंदर एक ही डिबेट है कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं लाओगे वापस, ना ला सकते हो ना लाओगे। आज भी डिबेट डाइवर्ट करना चाहते हो, सिर्फ ये तुम्हारा टेक्निक है, टेक्निक बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और ये पिट गई, अब लोगों को समझ आ रही है। जिस दिन मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ से गए थे, वो पंजाब हुकूमत की इमाम पे इनकी मर्जी से गए। हमने उस दिन कहा था कि मियां साहब इलाज की गर्ज से जा रहे हैं, वो बीमार थे। आज भी डॉक्टर
जो पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हैं, हमें उनका एहतराम है, वो बड़ी बाएतमाद और बड़ी बावकार खातून है। वो आज भी अपनी बात पे खड़ी हैं कि रिपोर्ट्स ठीक थी। वज़ीर आज़म साहब के अपने जो कंसल्टेंट हैं, इनके अपने अस्पताल के जो ईडी है, वो उनको भी भेजा था वज़ीर आज़म ने, खुद कहा उन्होंने कभी ना को। लेकिन हमने कहा था कि मियाँ साहब जा रहे हैं, वापस अपना इलाज करा के आएंगे, ये 2 महीने की टाइम लिमिट नहीं चलेगी, इसमें जितना भी अरसा लग गया वो वापस नहीं आ सकेंगे। और अब अगर इन्होंने वापस बुलाना है तो इसकी मीडिया में बैठ के, यानी ये जियो वालों ने बुलाना है या ARY ने गिरफ्तार करना है या अब तक पकड़ के लाएगा या हम वाले या TV7 वाले या चैनल, कौन सा चैनल होगा जो जाएगा मियाँ साहब को गिरफ्तार करने कि यहाँ बैठे बातें कर रहे हो? बताओ कौम को कि आपने अभी तक किया क्या है। मरियम बीबी को नोटिस हुआ, वो अदालत के बाहर आई, वहां जो एक प्रेशर बना, मियाँ साहब ने 2 फोन किए तो उसके ऊपर उनको नोटिस हो गया। अब जरा गौर कीजिए, कोई एक डॉक्टर मियाँ साहब का मौलिज अगर ये लिख दे कि मियाँ साहब ट्रैवल करने की पोजीशन में नहीं है और उनकी हालत ऐसी है कि ये सेफ नहीं है, इनका इलाज यहाँ जारी है, तो बरतानवी हुकूमत उनको नहीं भेजेगी। तो ये सिर्फ मुल्क के अंदर ढोल बजा के सिर्फ हमें ड्रामा दिखा रहे हैं, ना ये लाना चाहते हैं ना ला सकते। लेकिन मैं इन्हें ये कहना चाहता हूं कि अब ज्यादा दिन आपकी ये डुगडुगी नहीं चल सकती। अब लोगों को समझ आ गई कि आप सिर्फ प्रोपेगेंडा के जरिए पब्लिक ओपिनियन मैनेज करते हैं, जो काबिल अमल नहीं है, जो मुमकिन नहीं है। ड्रम बीटिंग आपकी हो गई। अब आप हर मामले में यू टर्न ले चुके हैं। खारजा पॉलिसी में आप फेल, दाखिला पॉलिसी में आप फेल, मौशी पॉलिसी में आप फेल, पाकिस्तान की फेडरेशन को बचाने में आप फेल, और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान पावर बैलेंस रखने में आप फेल, आईने पाकिस्तान पे अमल करने में आप फेल, पाकिस्तान की असम्बलियों का वकार बढ़ाने में आप फेल, तो फिर आप क्या, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ देने में आप फेल, तो फिर आप हैं क्या? और जो आपकी बैनर थी, सबसे बड़ा बैनर था कि हम एहतसाब करेंगे, उसमें आप फेल। आपसे कौम पूछती है आपने किया क्या है? एक दौर में मैंने पूछा था मियाँ साहब से, जब भी कोई हुकूमत में हो तो फिर पूछना पड़ता है ना। जब हम हुकूमत में थे हमसे भी पूछा जाता था कि कीता कीजिए, कि हुण तक 2 साल में कीता कीजिए। कौन तो आप तो सवाल कर रही है, कीता कीजिए। हमें अफसोस है कि ये हुकूमत न सिर्फ नाकाम हो गई है, बल्कि इनके बड़े अजीब बात है, जब ये इन्होंने नारा मारा ना मैं सुनामी लाऊंगा, तो हमने उस वक्त ही कहा भाई सुनामी तो तबाही और बर्बादी की दास्तान होता है। आप मुल्क में सुनामी लाओगे तो तबाह बर्बाद करोगे। समझ आ गई कि वाकई सुनामी लाना था इन्होंने। फिर कहा कि हम यू टर्न लेते हैं, क्योंकि बड़े लीडर यू टर्न लेते हैं। पता चला अपनी हर पॉलिसी से यू टर्न ले चुके, हर फैसले से यू टर्न ले चुके। खान साहब अब आपके बड़े यू टर्न का टाइम आ गया। अब बड़े राउंड अबाउट के दरमियान आप दाखिल हो गए, और इससे यू टर्न आपको अब पाकिस्तान की सियासत से आउट करेगा। आपको अपने वादों से इनहराफ की नहीं, सियासत से इनहराफ की तरफ जाना होगा, वहाँ से निकलना होगा। अब इस मुल्क में मजीद ये फाशिज्म नहीं चल सकता, और अगर ये फाशिज्म चलेगा तो मुल्क इसका मुतहम्मल नहीं होगा। APC हम चाहते थे, हम पीपल्स पार्टी ने कोशिश की हालात को सामने रखते हुए कि ये हुकूमत फेल हो गई है, हर सेक्टर में फेल हो गई है, लिहाजा इसका जाना ज़रूरी है। ये कहते हैं पहले दिन से मेरी हुकूमत गिराना चाहते थे, ऐसी बात, ये गलत बात है, खिलाफ हकीकत बात है। हमने कहा हम आपके साथ हैं, मुस्लिम लीग ने कहा हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। हमें गालियों से नवाजा गया, हम गालियां खाते रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के मफाद के लिए इनको कहते रहे कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ये इस बात में मज़ा लेते थे कि मीडिया वाले कहते थे ये तो जी अपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते। जिसका रवैया ये हो, ये जो ट्राइबल टेंडेंसी है, ये रवैया हो दुश्मनी का, क्या वो मुल्क चलाने के अहल हो सकते हैं? दुनिया का तजर्बा इससे मुख्तलिफ है। हमने पहली APCs की कि मुल्क के हालात में गवर्नमेंट अपने किए हुए वादे पूरे करे, उनके ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, तो एक जमहूरी तरीका था। अब हम समझ रहे हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है, ना सिर्फ नाकाम हुई है बल्कि ये इनकम्पिटेंट है, ना अहल भी है। नाकाम होना और बात है, ना अहल होना, कि ये कुछ कर भी नहीं सकते। इन देखें ना, गौर करें, एक वजीर कह रहा है दूसरे वजीर के बारे में, एक वजीर साहबा फरमाती है वजारत खारजा कुछ और कहती है, पॉलिसी बनाने वाले कश्मीर के ऊपर कुछ और कहते हैं, और वजीर आज़म साहब जो हैं वो ठीक कहते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल है कि वजारत खारजा कहीं और खड़ी है, पॉलिसी साज कहीं और खड़े हैं, और वज़ीर आज़म ऑफिस कहीं और खड़ा है, तो फिर मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। इन हालात में इस हुकूमत का ठहरना मुमकिन नहीं है। लिहाजा पीपल्स पार्टी ने सब जमातों के पास जाके कोशिश की, बारहा कोशिश की, अब भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सियासी जमातों को इकट्ठा करना, सियासी मुखालफिन को इकट्ठा करके अब ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं, वरना कोई एक जमात असम्बलियों के अंदर इसको तब्दील नहीं कर सकती। लिहाजा उसके लिए हम कोशां हैं। हमें तवक्को है ये अभी तक इलेक्शन के ईद के बाद जो हमारा प्रॉमिस था कि रैबर कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, वो हो जानी चाहिए थी। अब उससे लोगों में अदम इत्मीनान पैदा हो रहा है, लोग डाउट कर रहे हैं और दुरुस्त बात कर रहे हैं।
उन्हें डाउट करने का हक है। लिहाजा अब फौरी तौर पर रहबर कमेटी की मीटिंग भी करनी चाहिए और APC बुला के इस हुकूमत को चलता करना चाहिए। अब हमें अपने अमल से साबित करना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी इस मामले में हर तरह हाजिर है, लेकिन एक बेसिक प्रिंसिपल है जिससे पीपल्स पार्टी अपने पैरामीटर से बाहर नहीं जाती। वो हमने पहली APCs में भी बयान किया था, अब भी बयान कर रहे हैं कि हम उस अपने प्रिंसिपल के तहत सब जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं। जो भी लीड करे, यानी हम तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को कह रहे हैं कि आप लीड करें, हम तो उनके घर जाके उनको कह के आए हैं, इसलिए कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, सारी जमातों के सरबराह हैं इस वक्त अपोजिशन की, उनका हक है वो करें, हम उनके साथ हैं। हमें तवक्को है कि ये काम जल्द होगा और ये हुकूमत जल्द इस मुल्क से जान छुड़ाएंगे हम इससे, ताकि मुल्क जो बेहतरी की तरफ जा सके। कि इस वक्त 2 साल से हुकूमत वक्त है, एडमिनिस्ट्रेटर वो हैं, अब उनको थोड़ा सा लाला मूसा शहर की ये सफाई का भी, हमें ना बुरा कहते रहे, हमें ख़त्म हुए बहुत दिन हो गए, हमारी हुकूमत गए हुए बहुत दिन हो गए। हम तो यहाँ तहसील काउंसिल में थे तो भी हुकूमत हमारी नहीं थी, उस वक्त भी हुकूमत हमें पकड़ के जेल में डाल रही थी। अगर चेयरमैनी आई तो उसमें भी हुकूमत मुस्लिम लीग की थी। इसके बावजूद रिकॉर्ड शहर का सामने मौजूद है, या शहर के काम हमारे बुज़ुर्गों के दौर में हुए या हमारे दौर में हुए। आज जो हमारे मेंबरान हैं, MPs MNAs हैं, उनकी हुकूमत मरकज़ में है, उनकी हुकूमत सूबे में है। आज तो लाला मूसा शहर को, म्यूनसिपैलिटी को बहुत ज़्यादा फ़ंड मिलने चाहिए, क्योंकि हम तो अपोजिशन में रहते हुए काम कराते थे, आप तो हुकूमतों में हैं।